नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश में लगातार उद्योग धंधों को बढ़ाने, रोजगार सृजित करने सरकार रीजनल बिजनेस समिट कर रही है। संस्कार धानी जबलपुर से शुरू हुई ये यात्रा रीवा, ग्वालियर, उज्जैन होती हुई अब सागर तक आ पहुंची है। अब सागर में होने वाले बिजनेस समिट के लिए सीएम मोहन यादव आज कोलकाता में हैं, जहां वो उद्योगपतियों से चर्चा करते हुए उन्हें मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करने आमंत्रित कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष ने इस पर भी सवाल उठाए हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में उद्योगपतियों से निवेश लाने सरकार राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जमीन और सुविधाओं की बात कह रही है। नियमों को उद्योग हितैषी बताते हुए राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में निवेश की मनुहार कर रही है। आज मुख्यमंत्री कोलकाता में हैं, जो सागर में होने वाली इन्वेस्टर समिट में बंगाल के उद्योगपतियों को आमंत्रित कर रहे हैं। इसके अभियान का अगला भाग 27 सितंबर को सागर में होने जा रहा है। हमने अपने मध्य प्रदेश की सरकार बनने के बाद ये योजना बनाई कि हाँ, इन्वेस्टर समिट करेंगे, लेकिन इन्वेस्टर समिट आमतौर पर हमारे यहाँ पहले एक ही शहर में होती थी, लेकिन एक शहर से पूरे प्रदेश की उन्नति नहीं हो सकती। प्रदेश बहुत बड़ा है और प्रदेश की संभावना भी बहुत बड़ी है, लेकिन रेडीमेड गारमेंट्स की संभावना अगर कहीं है तो सबसे ज्यादा तो मध्य प्रदेश में है। मुझे इस बात का आनंद है। आप मैं अभी इसमें कोयम्बटूर गया था और मुझे कोयम्बटूर में कई सारे लोगों उद्योगपति से मिलने का मौका मिला, तो मुझे ये भी जानकारी दी गई इसमें अधिकांश लोग तो कलकत्ता के हैं, लेकिन इसकी बीच की कड़ी में मार्ग निकालने में आया हूं। मैं कह रहा हूं कि कोयम्बटूर में जरूर इंडस्ट्री लगाइए, कोई मना नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश भी पलक पावड़े बिछा के आपका स्वागत करना चाहता है, आपको आमंत्रण देना चाहता है। इन्वेस्टर समिट को लेकर जहां मध्य प्रदेश सरकार के लगातार कई दावे हैं, वहीं कांग्रेस ने सरकार को नाकामयाब और अपने घर को न संभाल पाने वाली सरकार बताया है। रोजगार को लेकर भी कांग्रेस लगातार मध्य प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए युवाओं के साथ धोखा देने वाली सरकार कह रही है। आप ये देखिए, इतनी इन्वेस्टर मीट हुई, 1 रुपए की मंशा जाहिर नहीं करी किसी भी उद्योगपति ने मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में अनिल अंबानी से मिले 1 लाख करोड़ रुपए का एमओयू की बात की गई है। अनिल अंबानी जो दिवालिया घोषित कर चुके हैं, क्या इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में करेंगे, ये समझ में आता है। मध्य प्रदेश में उद्योगपतियों का ये हाल है। आज का पेपर देखिए आप कि एक उद्योगपति को मध्य प्रदेश में लूट लिया गया, जो मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा था, उसकी एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। यह मध्य प्रदेश का हालात हाजरा है। मध्य प्रदेश के युवाओं को इन्वेस्टर मीट के नाम पर ठगा जा रहा है। मैं तो ये कहूंगा, मध्य प्रदेश में सिंगल विंडो प्रणाली लागू करें, जिससे पानी, बिजली, सड़क और औद्योगिक क्षेत्र में प्लॉट एक क्लिक पर मिल जाए, तभी उद्योगपति मध्य प्रदेश की ओर आकर्षित होंगे। मध्य प्रदेश में उद्योग और विकास को लेकर एक तरफ सरकार की उम्मीदें हैं, तो वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस सरकार को घेरने से कहीं पीछे नहीं हट रही। लेकिन ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि कांग्रेस को सरकार अपने विकास और उद्योग धंधों के निवेश के जरिए कितना जवाब दे पाती है। भोपाल से टीवी 24 की रिपोर्ट। तो मनमोहक निवेश, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता योगेश गुप्ता जी जुड़े। योगेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर अनिल भारद्वाज जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अर्थशास्त्री डॉक्टर देवेंद्र विश्वकर्मा जी भी इस चर्चा का हिस्सा है। देवेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। योगेश जी, कलकत्ता दौरे को लेकर सरकार को कितनी उम्मीदें हैं, क्या अपेक्षाएं हैं, कितने करोड़ का निवेश मध्य प्रदेश में आ सकता है सागर समिट में? देखिए अमित जी, सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से जी आपके चैनल से अनुरोध करूंगा जी, ये जो झूठी बाइट अभी अभी आपने दिखाई कांग्रेस के प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा जी की, इसको थोड़ा सा जांच पड़ताल करके अपने चैनल पर जगह। तात्पर्य यह है कहने का कि 1,80,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश अभी तक आ चुका है, और उन्होंने अपनी बाइट में कहा कि 1 रुपए का निवेश नहीं आया जी। तो ये बहुत गलत बात है। इन्होंने कहा कि उद्योगपति को लूट लिया गया। हमने या आपने किसी ने भी कभी किसी समाचार पत्र में इस प्रकार की कोई घटना नहीं पढ़ी। कौन सा अखबार दिखा रहे थे, क्या कह रहे थे, थोड़ा इसको मतलब आप एक अच्छा चैनल है आपका, जनता तक मतलब सही बात पहुंचे, ये मेरा निवेदन है आपको। बिल्कुल, उनके प्रतिनिधि से एक बार बात करेंगे जरूर हम। जी जी, है ना।
ये इसको जांच लिया करें, मतलब बाइट चलाने से पहले। अगर बाइट गलत है तो उसको ना चलाइए, मेरा निवेदन है जी। दूसरी बात, मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार जब से बनी, यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी पूरी गंभीरता और तत्परता के साथ इस इन्वेस्टर मीट को लेकर जी न केवल प्रयासरत है बल्कि जूझ रहे हैं हर शहर और प्रदेश में जाकर। किसके लिए जूझ रहे हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं? इसके लिए गंभीरता से काम कर रहे हैं कि हमारे प्रदेश के युवाओं को मध्य प्रदेश के अंदर रोजगार मिले। पहले मध्य प्रदेश में एक शहर में इन्वेस्टर मीट होती थी। डॉक्टर मोहन यादव जी ने अभी अपने वक्तव्य में बताया कि हमारा मध्य प्रदेश बहुत बड़ा है और सभी शहरों में इसकी संभावनाएं प्रचुर मात्रा में, और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश के लिए अनुकूल माहौल है। आज हम बिजली के मामले में आत्मनिर्भर है, पानी के मामले में आत्मनिर्भर है, हमारी सड़कें चकाचक हैं, हम एयर कनेक्टिविटी है बेहतर दे पा रहे हैं, बेहतर रेलवे कनेक्शन है, बेहतर ट्रांसपोर्टेशन है। जी। अब मैं आपको बताता हूं, जिस प्रकार मैंने आपसे बोला कि अभी तक जो इन्वेस्टर मीट हुई है, इसके पीछे डॉक्टर मोहन यादव की सरकार का ये उद्देश्य है कि आगामी मार्च 2025 में जो ग्लोबल समिट होने जा रही है जी, उससे पहले वो हर प्रदेश से जाकर औद्योगिक घरानों को मध्य प्रदेश में निवेश के लिए आकर्षित कर रहे हैं और उसमें वो 100% सफल भी हो। और जब ये आंकड़े पूरे कलेक्ट हो जाएंगे तो ग्लोबल समिट में जब वो ये विदेशी निवेशकों के सामने ये आंकड़े प्रस्तुत किए जाएंगे तो निश्चित रूप से उससे देश और प्रदेश दोनों को लाभ मिलेगा। देखिए, मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा कि उज्जैन में फरवरी 2024 में पहली समिट, रीजनल समिट हुई, 1 लाख करोड़ का निवेश आया। मुंबई जुलाई 2024, उसमें 12 जुलाई 2024 को मुंबई में डॉक्टर मोहन यादव गए, वहां से 50,000 करोड़ का निवेश आया। फिर जबलपुर 20 जुलाई को गए और 29 से ज्यादा यूनिटों का उन्होंने लोकार्पण किया और लगभग 75,000 करोड़ का निवेश आया जी, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियां आकर्षित हुई है। मैं कंपनियों के नाम अगर आप बोलेंगे तो गिना दूंगा कौन सी कंपनी कितने करोड़ का इन्वेस्ट कर रही है। जी, संक्षेप में योगेश जी। और हाँ, इसी प्रकार ग्वालियर में जो रीजनल समिट हुई उसमें 28,000 करोड़ का निवेश आया। ग्वालियर चंबल कॉरिडोर 7 बड़े कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है जी, तो निश्चित रूप से इसका लाभ मध्य प्रदेश को मिलने वाला है। आगामी समिट सागर में करने का जो प्रयोजन है डॉक्टर मोहन यादव की सरकार का, उसी के तारतम्य व्यू पश्चिम बंगाल में है। और इन सब समिटों के माध्यम से जी, हमको लगभग 1.5 लाख से ज्यादा नए रोजगार के अवसर सृजन हो। डॉक्टर अनिल भारद्वाज जी का रुख कर लेते हैं। जी, प्रयास है डॉक्टर मोहन यादव की सरकार के जो उनकी गंभीरता को, उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाते। ठीक है, डॉक्टर अनिल भारद्वाज जी, क्या सरकार का ये प्रयास विपक्ष इसे काफी मानता है या फिर संदेह है? क्योंकि जैसे कि जितेंद्र मिश्रा का वर्जन हमने सुना है, उन्होंने कहा कि 1 रुपए का निवेश यहां पर नहीं आया, व्यापारियों को लूट लिया गया मध्य प्रदेश में। क्या विपक्ष इससे इत्तेफाक रखता है? बिल्कुल अमित जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो इन्वेस्टर जो मीट के नाम पर जो सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, और ये कोई नए नहीं है, इससे पहले भी चलाए गए। लगातार 20 वर्षों से मध्य प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार है और ये लगातार इस तरह के कार्यक्रम चलाते रहे। लेकिन मेरा योगी से प्रश्न है और भाजपा सरकार से ये प्रश्न है कि क्या आप इस तरह के आंकड़े प्रस्तुत कर सकते हैं कि ये निवेश से कितने युवाओं को रोजगार मिला? प्रश्न मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सरकार के ही एनएसओ के द्वारा जो बेरोजगारी आंकड़े दर्ज किए जाते हैं या श्रम विभाग के द्वारा, कौशल विकास विभाग के द्वारा जो आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं, उनके अनुसार ही अगर हम बात करें तो 2021 में अगर बात करें तो महज 8,000 लोगों को जो है रोजगार प्राप्त होगा मध्य प्रदेश के अंदर। अगर 21-22 की बात करें तो महज 12,000 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। अगर 22-23 की बात करें तो केवल 4,000 से 5,000 लोगों के बीच में रोजगार प्राप्त होगा। मूल टोटल अगर 23-24 सारे चीजों को अगर मिला लें तो पिछले 5 वर्षों के ही यदि अगर हम आंकड़े मध्य प्रदेश सरकार के अगर ले लें तो महज 75,000 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। और आपकी ही सरकार के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में जो शिक्षित युवा जो बेरोजगार हैं
उनकी संख्या लगभग 83% है। ये विपक्ष नहीं कह रहा, आपके ही द्वारा आंकड़े निकाले जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे एक तरफ आप इन्वेस्ट के नाम पर युवाओं को रोजगार देने की बात करते हैं, एक तरफ आपकी ही सरकार आंकड़े जारी करती है कि मध्य प्रदेश में 83% शिक्षित जो युवा है, जो पढ़ा लिखा है, वो बेरोजगार है। और कहीं ना कहीं अमर जी, ये स्पष्ट इस बात से भी होता है कि जैसे मैं आपको बता दूं, अभी कई अभ्यर्थियों ने आंदोलन भी किए। जैसे 2017 की अगर बात करें तो 2017 में एसआई का पेपर हुआ जी, परीक्षा कराई गई। 2017 के बाद आज तक एसआई की परीक्षा नहीं हुई। पटवारी परीक्षा का रिजल्ट 3 साल 4 साल के बाद भी अभी तक नहीं आ पा रहा है। तो जो अभ्यर्थी वो एवरेज हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पे जब सरकार अपने सरकारी विभागों में जो पद खाली है उनको नहीं भर पा रहे हैं, उनके लिए कोई कार्य योजना नहीं है, बेरोजगारी खत्म करने के लिए इनके पास ना कोई योजना है, ना बेरोजगारी भत्ता है, कुछ भी नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर इन्वेस्ट के नाम पे एक नए नए आंकड़े प्रस्तुत करने का जो सरकार का प्रयास है, तो मैं समझता हूं ये नाकाफी है और ये कहीं ना कहीं युवाओं के साथ छल है और ये कहीं ना कहीं युवाओं के साथ भी चल है। और इनके आंकड़े जब तक इनके द्वारा कितना इन्वेस्ट किया, कितने युवाओं को रोजगार दिया, इसके आंकड़े आप प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं, अपने विभागों के खाली पदों को नहीं भर पा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जी ठीक है। डॉक्टर देवेंद्र विश्वकर्मा जी, क्या आप मानते हैं कि सरकार के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि 17 सालों से लगातार मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर समिट होती आ रही है। जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे और इन 17 सालों में 33 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव आया, जो कि ऑन रिकॉर्ड डेटा कहता है। लेकिन अभी तक जितने भी समिट्स हुई हैं, क्या आप मानते हैं कि उनसे अच्छा निवेश मध्य प्रदेश को मिल पाया है, रोजगार के अवसर युवाओं के लिए बढ़ पाए? देखिए, पहली बात तो हमें सीएम साहब का स्वागत करना चाहिए जी, जो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए और युवाओं के रोजगार के लिए प्रयास कर रहे हैं। देखिए, कोशिश तो करनी पड़ेगी और कोशिश हो रही है। कई बार ये होती है कि वो 100% सफल होती, कई बार 50%, कई बार 25%, है ना। लेकिन कोशिश हो रही है, उस कोशिश का हमको स्वागत करना पड़ेगा कि अगर सरकार कोशिश भी नहीं करेगी तो विपक्ष ये आरोप लगाएगी ये सरकार कोशिश भी नहीं कर रही है। निश्चित रूप से अगर कुछ कोशिश होती है उसमें समस्याएं होती हैं। सबसे बड़ी बात कि हमको ये ध्यान देना होगा कि इंडस्ट्रीज आए मध्य प्रदेश में, लेकिन वो एम्प्लॉयमेंट लेकर आए, है ना, लोगों को रोजगार लेके आए। क्योंकि आज जो रोजगार की कमी है उसमें एक बहुत बड़ा कारण टेक्नोलॉजी का भी है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे रोजगार कम हो रहा है। ठीक है, अब जब हम 2047 की बात करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं, तो उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि हम 140 करोड़ की आबादी है, यानी कंज्यूमर है ना। भारत 140 करोड़ का मार्केट है और मुझे लगता है कि कम से कम 100 करोड़ लोग से ज्यादा जो लोग हैं उनको काम की आवश्यकता होगी। ठीक है, आंकड़े रिजर्व बैंक ने बताया कि हमने एम्प्लॉयमेंट दिया है, लेकिन आने वाले वर्षों में हमको कम से कम 1.1 करोड़ एम्प्लॉयमेंट पर ईयर जनरेट करने पड़ेंगे। और जब इतनी एम्प्लॉयमेंट की आवश्यकता है तो सरकार को अन्य सोर्सेज भी देखने पड़ेंगे और सरकार ये सोर्सेज देख रही है। गवर्नमेंट को, प्राइवेट सेक्टर को और लोगों को भी स्वयं उद्योग खड़े करने पड़ेंगे। लेकिन मैं यहाँ एक चीज बताना चाहूंगा कि जो इंडस्ट्रीज आ रही हैं वो मध्य प्रदेश बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़क बिजली पानी हमारी बहुत अच्छी है। जो इंडस्ट्रीज को चाहिए वो सुविधा हम दे रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्रीज जो आ रही है वो हमारी सुविधाओं का लाभ ले रही, वो बैंक से फाइनेंस ले रही है, पैसा भी हम दे रहे हैं। अगर इसके बाद एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है और मशीनरी से काम होता है तो ठीक नहीं। इस ओर हमको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यार हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो आज एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट का सेक्टर केवल एक है, वो इंदौर है, वो सेकंड भोपाल है। अब मैं सागर पे आता, अगर आप सागर के क्षेत्र में आएंगे तो केवल एक ही क्षेत्र, यहाँ एक चीज आपको दिखाई देगी, वो डॉक्टर हरीश सिंह गौर विश्वविद्यालय। बाकी चीज आप देखें, सागर की बात करें, दमोह की बात करें, छतरपुर की बात करें, यहाँ का बेरोजगार व्यक्ति या तो इंदौर जाता है या तो दिल्ली जाता है, पलायन हो रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत काम करने की आवश्यकता है, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज लाने की आवश्यकता है, जिससे में एग्रीकल्चर के मटेरियल का भी अच्छा उपयोग हो सके, एग्रीकल्चर वालों को भी फायदा हो सके और इंडस्ट्रीज में क्षेत्रीय लोगों को रोजगार मिल सके। एक चीज में फिर क्षेत्रीय लोगों को रोजगार मिल सके। जो कंपनी मध्य प्रदेश में आ रही है वो ऐसा ना हो कि वो एम्प्लॉयमेंट भी वहीं के लोगों को दे और मैक्सिमम काम मशीनरी से करे, इस ओर हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए जो एम्प्लॉयमेंट हो वो एम्प्लॉयमेंट बेस्ड इंडस्ट्रीज आए, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट हो, लेबर बेस्ड इंडस्ट्रीज आए, इस बात की हमको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप लोकल स्तर पे इसको और अच्छा प्रयास करने की पड़ेगी, आवश्यकता है। हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मदद लें, हम इंस्टीट्यूट्स की मदद करें, हम
लोगों की मदद लें। आप प्रत्येक जिले में आपको ऐसे लोग मिल सकते हैं जो इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, हम उनको सुविधा दें। क्योंकि अगर बाहर से लोग हम बुलवाते हैं, देखिए कोई भी इंडस्ट्री आती है उसका मूल उद्देश्य होता है फायदा, है ना? कोई भी सोशल सेक्टर की इंडस्ट्रीज नहीं है, गवर्नमेंट का काम वेलफेयर स्कीम लाना है, लेकिन जो कॉर्पोरेट सेक्टर होता है उनका मैक्सिमम अर्न, है ना, मोर एंड मोर इनकम जनरेट करना चाहते हैं, इसलिए वो टेक्नोलॉजी को लाते हैं, है ना। गवर्नमेंट की फंडिंग, गवर्नमेंट के रिसोर्सेस लेते हैं और बताते हैं कि हम इतने को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल नहीं हो पाता है। लेकिन जब हम एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री लाएंगे, हम सांची को मजबूत करेंगे, हम निर्यात के स्तर पे बनाएंगे, तो इसलिए हमको बेस लेवल पे इस पे काम करने की आवश्यकता है। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल जा रहे हैं, वहां के लेकिन डॉक्टर देवेंद्र विश्वकर्मा जी, ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि अभी जो फिलहाल प्रदेश में माहौल है इंडस्ट्रीज के लिए, क्या अनुकूल आप इसे मानते हैं? जो उद्योग लगाने के नियम और शर्तें हैं, क्या वो उनके हित में है या फिर इसमें और सुधार की गुंजाइश आप देखते हैं? नहीं, देखिए इंडस्ट्रीज को बेसिक चीज सही है, वो है सड़क, बिजली, पानी। आज से 20 साल पहले की स्थिति दूसरी थी, बिजली की समस्या थी, सड़क की थी, आज पानी की। ये चीज की समस्या नहीं है। अब इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश में आ रही है, लेकिन हमको ये इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, ये मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, क्या इंडस्ट्रीज रोजगार दे रही है। ऐसा तो नहीं कि केवल ये सरकारी फंड का या बैंक से लोन लेके, यही बड़ा सवाल है। इसी पर मैं पहले जवाब ले लेता हूं योगेश जी से, फिर मैं आपका रुख करूंगा डॉक्टर देवेंद्र जी। योगेश गुप्ता जी, जैसे कि अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर 20 सालों में तस्वीर बहुत बदली है इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर मध्य प्रदेश में, लेकिन जहां तक एम्प्लॉयमेंट बेस्ड इंडस्ट्रीज की बात है, रोजगार सृजन हो, ये सरकार कैसे सुनिश्चित करेगी? योगेश गुप्ता जी। देखिए अमित जी, सबसे पहले तो मैं क्लियर करना चाहूंगा आदरणीय देवेंद्र जी की बात का, कि रीजनल समिट करने के पीछे उद्देश्य, अभी ये रीजनल इन्वेस्टर समिट हो रही है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अन्य प्रदेशों में जाकर वहां के जो औद्योगिक घराने हैं उनको मध्य प्रदेश में आमंत्रण दे रहे हैं, और उनके लिए मध्य प्रदेश में अनुकूल परिस्थितियां बनाई गई। मैं आपको, अनिल भारद्वाज जी ने कुछ प्रश्न पूछे थे, उनका जवाब दे देता हूं कि देखिए जो मध्य प्रदेश में इन्होंने रोजगार के अवसर की बात करी है ना, तो 1.5 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर आएंगे। जबलपुर में जैसे मैं उदाहरण के तौर पर HAL जो फैक्ट्री लगा रही गन के साथ और अन्य असला बारूद का सामान बनाएगी, वहां 50,000 लोगों को रोजगार दिए जाएंगे। और रोजगार की शर्त मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ये रखी गई है हमारे औद्योगिक घरानों के समझ कि 70% से ज्यादा युवाओं को रोजगार लोकल स्तर पर आपको देना है, तभी आपको ये सब्सिडाइज रेट पर जमीनें और अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1200 से ज्यादा स्टार्टअप सिर्फ इंदौर और देवास सेक्शन, उसके बाद भोपाल, अब्दुल्लागंज, मंडीदीप सेक्शन, यहाँ करीब 1500 के करीब स्टार्टअप पिछले 5 सालों में हैं। टोटल अगर मैं बात करूं तो 5,500 से ज्यादा स्टार्टअप पूरे मध्य प्रदेश पिछले 5 वर्षों में खुले। मिस्टर बंटाधार का 2003 का शासन और आज की परिस्थितियां, बिल्कुल आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश हम कह सकते हैं, जैसा कि देवेंद्र जी ने इस बात की पुष्टि करी है। बिजली, पानी, सड़क के मामले में हम आत्मनिर्भर है। बड़े शहरों को भी एयर कनेक्टिविटी दी गई है, सुपरफास्ट ट्रेनें चल रही है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बेहतर हुआ है, और आगे हमारी जो योजनाएं हैं वो मध्य प्रदेश के युवाओं को 50,000 से ज्यादा स्किल्ड लेबर, स्किल्ड युवा, जो जैसा कि टेक्नोलॉजी का जिक्र देवेंद्र जी ने किया, तो 15 IT पार्क हमारे मध्य प्रदेश में चालू है, उनके अंदर 50,000 से ज्यादा स्किल्ड युवा ट्रेंड हो चुके हैं। आगे हमारा 500 कंपनी के साथ संपर्क हुआ है आगामी, और लगभग उसमें टारगेट है कि 10 से 15 लाख युवाओं को स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी, और जो पहली बार जिन युवाओं को रोजगार मिलेगा उनको 15,000 रुपए प्रथम 3 माह में मध्य प्रदेश की सरकार की तरफ से भुगतान होगा। ये सब वो प्रोत्साहन हेतु मध्य प्रदेश सरकार के उपाय हैं। और देखिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती। तो निश्चित रूप से डॉक्टर मोहन यादव नेक नीयत के साथ अथक प्रयासों के माध्यम से मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए संघर्षरत हैं,
और मैं समझता हूं कि आगामी 2025 मार्च में जो भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जी, हाँ, उसमें हमको एक बहुत बड़ी उपलब्धि इसलिए हासिल होगी कि हमारे पास पूरे तथ्यात्मक आंकड़े होंगे, कितनी इंडस्ट्री आई, किस शहर में हमारा निवेश आया, कितने, और उस वक्त और स्पष्ट तौर पर हम इन पर चर्चा भी कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर अनिल भारद्वाज जी, क्या सरकार के ये जो प्रयास हैं, जो संघर्ष है, जैसे कि हमने देखा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बेंगलोर जा चुके हैं, मुंबई जा चुके हैं और अब कोलकाता की बारी है, सागर के लिए निवेशकों को न्योता देने के लिए गए हैं, लेकिन ये प्रयास क्या विपक्ष को काफी नहीं दिखते? क्या इनमें किसी तरह का संदेह आपको दिखाई दे रहा है? देखिए अमित जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो, कोई भी सरकार हो, यदि मुख्यमंत्री यहाँ प्रयास कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी इस चीज का विरोध नहीं करती जी, क्योंकि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो हम लोगों का काम है कि विपक्ष के साथ साथ सहयोग करना। लेकिन प्रश्न ये है कि कोई ये नई बात नहीं है, यानी सरकार के द्वारा जो पिछले समय में जो इस तरह के उद्योगपतियों को बुलाने का काम किया इन्वेस्टर के तौर पर, लेकिन उनके मामले से जो रिजल्ट निकल के आया पिछले 10 सालों का अगर हम रिजल्ट निकल के देखें तो कहीं ना कहीं जो आंकड़े जो योगेश जी दे रहे हैं, हाँ, जो सरकार जो आंकड़े जारी कर रही है, तो वो कहीं ना कहीं वर्तमान धरा स्थल पर अगर बात करें, धरातल पे, तो वो कहीं ना कहीं मैच नहीं खा रहे हैं। प्रश्न इतना सा है, जैसे योगेश जी ने आंकड़े दिए, अच्छी बात है, लेकिन आंकड़े ये बताइए कि जैसे आपने आंकड़े कहाँ से लेके आए, कहाँ से बाजीगारी करी, मैं इस बात को नहीं कहता, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ जब सरकार के द्वारा ही अगर आंकड़े जारी करते जाते, जैसे मैं आपको पिछले 10 साल 14 और 24 के बीच का जो अंतराल था, पिछले 10 साल में यदि हम बात करें तो बेरोजगारी की जो स्थिति थी आर्थिक आधार पर, उसके आधार पर 35% जो है युवा बेरोजगार थे। आज वो बढ़ के 62.7% युवा बेरोजगार होगा, विशेष तौर पे इससे मध्यम वर्गीय परिवार है, क्योंकि सरकार है ये तो मध्यम वर्गीय परिवार के लिए सोच ही नहीं रही। तो इस आधार पर जो उन्होंने आंकड़े जारी किए, जो इन्वेस्टर, उनका जो रिजल्ट निचोड़ निकल के आया, वो कहीं ना कहीं मैच नहीं खा रहा धरातल पे। तो प्रश्न केवल ये है कि जब मैच नहीं खा रहा तो विपक्ष की बस ये आशंका है और उसी आधार पर हम बात कर रहे हैं। दूसरा मैं एक बात और कहूंगा, जैसे अभी समय है, ठीक है, आप बेंगलोर गए, बंगाल पे गए, लेकिन मुख्यमंत्री जी से मेरा एक निवेदन और है कि अभी किसान परेशान है, जो अत्यधिक वर्षा हुई है, अब इस पर भी ध्यान देने की जरूरत थी। पूरी तरह से फसलें नष्ट हो चुकी है, इस पर कुछ नहीं कहा। और संवेदनशीलता सरकार की ये थी कि एक सरकार के, आप रोजगार की बात कर रहे हैं योगेश जी, तो आपकी सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, कोई छोटे मोटे मंत्री नहीं है, शिक्षा मंत्री का, और आपने सीधा सीधा जवाब दे दिया, बेतुका बयान। अतिथि विद्वान थे, अतिथि शिक्षक थे, ठीक है, आज इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, उसी पर मैं जवाब दूंगा। डॉक्टर देवेंद्र विश्वकर्मा जी का रुख कर लेता हूं। डॉक्टर देवेंद्र विश्वकर्मा जी, क्या सिर्फ निवेशकों से मुलाकात करने पर, आश्वासन मिलने पर बात बन जाएगी, या धरातल पर और ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है कि जब हम मुलाकात करके आए तो वहां से भी रेस्पॉन्स बराबर यहाँ पर मिलता रहे, जब तक कि धरातल पर सारी चीजें लागू न हो जाए? धरातल पर बहुत काम करने की आवश्यकता है। देखिए क्या हो रहा है कि मैं फिर बोल रहा हूँ, पॉलिसी बनाना बड़ी बात नहीं है कि भोपाल में बैठकर, दिल्ली में बैठकर हमने आंकड़े प्रस्तुत कर दी, ये बड़ी बात नहीं। इम्प्लीमेंटेशन क्या हो रहा है, धरातल पे क्या उसकी स्टडी है। देखिए अभी हमने बात की, एक हम लोकल एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, है ना, गांव का व्यक्ति पलायन शहर की ओर कर रहा है, हम उसको गांव में रोकना है। मनरेगा कितनी अच्छी स्कीम है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, सबसे अच्छी स्कीम है, सड़क का बहुत अच्छा काम हुआ है, स्वागत योग काम है। लेकिन आप ये बताइए, केवल प्राइवेट सेक्टर को हम उसी ओर ध्यान देंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा। रेलवे की एम्प्लॉयमेंट का क्या हुआ, LIC में वैकेंसी क्या हुआ, रूरल बैंकिंग में आप देखिए, बैंक में 3-3 लोग हैं, इतना बोझ है बैंक के ऊपर, तो उस सेक्टर में आप एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं दे रहे? यूनिवर्सिटीज में 50% पद खाली है, उधर आप एम्प्लॉयमेंट की बात क्यों नहीं कर रहे? एक दूसरी मैं यहाँ बात आपको ही करूंगा, जब हम लोकल एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, लघु उद्योग की बात करते हैं, तो जिले स्तर पे तो ठीक है, लेकिन जब स्टेट के इंडस्ट्रीज वहां जाती है और उसको खत्म करने का प्रयास करती हैं, स्टेट को नेशनल लेवल की खत्म करने की प्रयास करती हैं, और जो विदेशी निवेश की बार बार बात करते हैं, तो मैं आपको बताऊं, चाइना की बहुत बड़ी पॉलिसी है, वो अपने यहाँ ज्यादा टैक्स लेता है, लेकिन हमारे यहाँ आप देखिए वो कम टैक्स में वस्तुएं बेचता है, उसके कारण हमारा फटाखा उद्योग या खिलौना उद्योग खत्म हुआ है। तो इस बात की विदेशी निवेश जो इस देश में आ गया, 1990 के दशक में जो विदेशी निवेश आया, उसका परिणाम क्या हुआ? एम्प्लॉयमेंट तो दी नहीं, हमारी इंडस्ट्रीज को खत्म कर दिया है। अभी आप देखिए हमारा जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है कितना परेशान है, फ्लिपकार्ट देख लीजिए, है ना, फ्लिपकार्ट की मैं बात करना चाहूंगा, अमेजोन की बात करना चाहूंगा, ये जो बीच के लोग हैं जिसको मीडिएटर कहते हैं, उनको भी तो रोजगार की आवश्यकता है, लेकिन ये डायरेक्ट घर तक सेल कर रहा है, इनको बंद करने की आवश्यकता है।
ये जो बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन धरातल पर ट्रेडिंग बहुत है, सारी इसके चीजों को कारण लागू इस करने की प्रोसेस आवश्यकता है। खत्म हालांकि हुआ सरकार के इसको प्रयास हैं, इनकी सराहना भी है, लेकिन हमें देखना होगा कि मध्य प्रदेश की जनता को, यहाँ के युवाओं को इसका कितना लाभ मिलता है। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इसमें जुड़ने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।